Hello students, how are you? Students, as you know that we have completed our two parts of chapter first from history, and today we are going to start the third part from this chapter, and our today's topic is periodization of history. Now it's time to know that periodization. What is periodization? Periodization क्या होता है कि हमारा जो स्टडी करना है किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हिस्ट्री की। उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, क्लासीफाइड कर देना डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में, अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करना उसको, ठीक है। इसे हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस और स्टडी ऑफ कैटेगरीज द पास्ट टू डिस्क्रीट क्वान्टिफाइड नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग ब्लॉक्स में एक नेम देके उसे डिवाइड कर देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज यूजली डन इन द ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड द एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड कॉजिलिटी द माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री को अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में डिवाइड किया गया, इसको क्यों किया गया, ठीक है। इसका ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी था कि एनालिस करना, स्टडी करना किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अलग अलग इसको टाइमिंग में डिवाइड कर देंगे तो उसको हम अच्छे से और अच्छे से समझ सकेंगे, और जो भी हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक इवेंट कोई भी है उसको हम किस दूसरे के साथ लिंक कर सके। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूस एंड द ऑल सिस्टम्स ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस आर्बिट्रेरी, कि उस समय जो हिस्ट्री थी, टू द एक्सटेंट द हिस्ट्री इज़ कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस जो इतिहास था, हिस्ट्री है, उसको सबने अपने अपने हिसाब से पीरियडाइजेशन, किसी ने कम ज़्यादा, मतलब किसी ने बिना सोचे समझे किसी भी तरह से डिवाइडेशन दे दिया अपना, मतलब सबने अलग अलग तरह पे क्लासीफाइड किया इसको। देर आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी द पीरियड्स ऑफ इवेंट, मतलब उस समय मतलब इस चीज़ को स्टडी करने के, हिस्ट्री के लिए बहुत सारे सोर्सेज थे इवेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल क्या थे, एविडेंस थे। एंड स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड कैन बी फॉर्म्ड, जिससे क्या हुआ कि इसके अलग अलग टाइम पीरियड्स इसके अलग अलग डिवाइड हुए। मतलब किसी के अपने अलग मत थे, किसी के अलग अलग मत थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो उनके जो एविडेंस थे हिस्ट्री के, जो जिनसे जो सोर्सेस है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, उसको देखते हुए अलग अलग टाइमिंग में क्या किया, डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइम पीरियड जो फॉर्म्ड हुए। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे, जेम्स मिल। जेम्स मिल, who was he? जेम्स मिल was a Scottish philosopher, historian and economist. वो कौन थे, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के क्या थे, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और इकोनॉमिस्ट थे। ही बिगेन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इन 1806। उन्होंने एक बुक राइट की थी, बुक का क्या नेम था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नेम की उन्होंने बुक राइट की थी, ठीक है। उस बुक को उन्होंने 3 पार्ट्स लिखे थे, उसके 3 वॉल्यूम्स थे, मतलब जो पब्लिश हुए थे, 3 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे उसके। उन्होंने सोचा कि इसमें 3 ईयर्स लगेंगे अबाउट, बट इसमें क्या हुआ, इंस्टेड 12 ईयर्स, इसमें समथिंग 12 साल का समय जो था वो लग गया था। उसके बाद उनके जो 3 वॉल्यूम्स इसके जो पब्लिश हुए थे 1817 में, तो 1819 में ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, लेकिन उस बुक में इतने सारे क्रिटिसिज्म थे, मतलब इतनी ऐसी बातें लिखी गई थी जिन पे बहुत ज़्यादा क्या थे, मतलब मतभेद थे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे लोग इन सब चीज़ों से, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश का एक तरह से सपोर्ट किया था, कि इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अच्छा किया, कि उनको तो इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज़ों को तो पूरे इंडिया पे ही रूल करना चाहिए था, पूरे इंडिया को अपने अंडर में ले लेना चाहिए था। इन्होंने ये माना था कि जो अंग्रेज़ जो थे, यदि वो और अच्छे से मतलब सब लोगों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से रूल करते तो इंडिया के लिए बहुत प्रोग्रेसिव टाइम था वो जो था। पर इन सब चीज़ों, मतलब ये सब चीज़ें जो थी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी बुक जो पब्लिश हुई और उन्हें ऑफिशियल अपॉइंट किया गया, ठीक है, इन सब के बावजूद भी। ओके, देन और नेक्स्ट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। अब उन्होंने देखो इंडियन हिस्ट्री को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री, हिंदुज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड।
Periodization is based on the religious line. Then there was a phase for which the Hindus वर द रूलर्स एंड अदर वर्क रूल्ड। देखो इन्होंने 3 टाइमिंग अलग अलग बताए हैं, हिंदुज़्म का, मुस्लिम्स का एंड ब्रिटिश का। ठीक है, इन्होंने जो डिवाइडेशन किया है वो किस बेस पे किया है? इस डिवाइडेशन बेस ऑन द रिलीजियस रूल, रिलीजियस बेस, रिलीजियस मतलब धर्म के हिसाब से, मतलब कि पहले से हिंदू धर्म था, हमारे सिविलाइजेशन जब आई थी, जो वैदिक जो सिविलाइजेशन थी तब हिंदू धर्म था, तो उस हिसाब से जो रूलर थे हिंदू थे, उस हिसाब से हिंदुज़्म बोल दिया गया उस पीरियड को। फिर उसके बाद जब मुगल्स आए तो उनकी जो मुग़ल एम्पायर हुआ, मुस्लिम शासक आए थे, मुस्लिम रूलर थे, तो उनके धर्म के हिसाब से उन्होंने क्या बोल दिया कि ये मुस्लिम पीरियड हो गया। उसके बाद में फिर जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों ने जब रूल किया इंडिया में, तो उस टाइम को ब्रिटिश पीरियड नाम दे दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से रिलीजन पे, धर्म पे इसको डिवाइडेशन किया गया। देन केम द फेस ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियंस टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड। मतलब ये क्या मानते थे, उनका एक कॉलोनियल माइंड था, एक जिसे हम हिंदी में औपनिवेशिक कहते हैं कॉलोनियल को, मतलब जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर बाहर से कोई लोग आके राज करे, मतलब वहाँ व्यापार करे, वहाँ रहे और उन पे रूल करे, कॉलोनियल। तो उनका माइंड एक तरह से कॉलोनियल था, और वो क्या सोचते थे कि जो एशियंस जो एशिया के रहने वाले हैं वो बड़े पुअरली सिविलाइज, मतलब पुअर तरह के लोग हैं, मतलब ठीक है। ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर, कि यूरोप के जो लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। ठीक है, इसी वजह से काफ़ी मतभेद रहे थे इनकी बुक को लेके, लोग सेटिस्फाई नहीं थे जिस तरह की बातें इन्होंने अपनी बुक में राइट की थी। It has been argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on the basis of religion of the rulers। मतलब उस समय बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने भी बहुत सारे आर्गूज किए थे, तर्क वितर्क किए थे कि ये चीज़ सही नहीं है, जो पीरियोडाइज किया गया है इंडियन हिस्ट्री का वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिलीजन के बेस पे है, रूलर्स का रिलीजन जो है, धर्म जो है शासकों का, उनके बेस पे है। कि मतलब और जो लोग थे, चल सिर्फ क्या राजा ही सब कुछ थोड़ी होता है, बाकी आम जनता है, हर कास्ट के लोग थे, तो उनके बारे में तो उनका क्या हुआ, उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचा गया। मतलब एक शासक रूलर ही तो मुस्लिम था, बाकी सब रहने वाले जो थे एम्पायर में जो रहने वाले वो सारे मान लो किसी अदर कास्ट के, हिंदू कास्ट के थे। तो इस हिसाब से उस पीरियड को वो नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कोई भी काल है उस पर हर तरह की कंडीशंस का इफेक्ट होता है, हर तरह के लोगों का। The problem was the periodization of Indian history by James Mill was that he divided the Indian history। प्रॉब्लम क्या थी कि जेम्स मिल ने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को, किसमें 3 स्टेजेस तो थी। ठीक है, he suggested that no other major changes took place in the history of India other than the religious one। उन्होंने ये कहा कि धर्म के अलावा और कोई चेंज नहीं हुए, धर्म ही था मेन वहाँ उस समय इंडिया में। ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश दे वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स प्रिंसली स्टेट्स। कि मुस्लिम और ब्रिटिश जब थे उस समय तो हज़ारों हिंदू और मुस्लिम स्टेट्स, प्रांत, प्रोविंसेस बन गई थी। इनफैक्ट थ्रू द पीरियोडाइजेशन ही ट्राई टू डिवाइड द पीपल विद देयर ओन। उससे मतलब एक तरह से ये हो गया कि पीरियोडाइजेशन जो किया था उन्होंने, जेम्स मिल ने, उसके हिसाब से तो एक तरह से बंटवारा करना हो गया, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बंटवारा करना सोसाइटी का। तो यही मेन चीज़ ये हो गई थी, स्पेसिफिक जो थी। Thus the Indian scholars later classified Indian history into ancient, medieval and modern, but this classification has its own problems। और इसके अलावा देखो जेम्स मिल के बाद में जो स्कॉटिश स्कॉलर फिलोसोफर थे, इनके बाद में इन्होंने तो 3 पार्ट जो क्लासिफाइड किया था, 3 टाइमिंग जो पीरियड जो किए थे। ठीक है, हिंदुज़्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। लेकिन जो इंडियन स्कॉलर थे, जो भारत के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दिया था अबाउट इंडियन हिस्ट्री। दे क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इन एंशियंट, मिडविल एंड द मॉडर्न। इन्होंने 3 पार्ट्स में अपना भी क्लासिफाइड प्रस्तुत किया था, पेश किया था कि कौन कौन सी। एंशियंट जिसे हम बहुत पुराना जो समय कहते हैं, एक मिडविल जो बीच का जो समय होता है, मध्य, और मॉडर्न आधुनिक जो अभी तक चला आ रहा है। बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ऑन प्रॉब्लम्स, लेकिन इसकी भी अपनी बहुत सारी समस्याएं थी। दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम, कि ये वाला जो पीरियडाइजेशन था वो कहाँ से बोरो किया गया था, कहाँ से लिया गया था? फ्रॉम वेस्ट, वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवाइडेशन किया है, ये तो
वेस्ट से, पश्चिम के देशों से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न पीरियड, जब आधुनिक काल जैसे मॉडर्न पीरियड आना, उसका क्या मतलब होता है कि ग्रोथ होना, पूरे सोसाइटी में, पूरी कंट्री में ग्रोथ होना, विकास होना, डेवलपमेंट होना, हर एक फील्ड में, साइंस में ले लो, रैशनिज्म में ले लो, ह्यूमनिज्म, लॉजिक, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, समानता, आज़ादी, हर चीज़ की। उनका मतलब तो ये था कि जो वेस्ट कंट्रीज़ थी उनमें तो मॉडर्न पीरियड का मतलब यही था। लेकिन हमारे यहाँ कौन सा मॉडर्न था उस समय, क्योंकि ब्रिटिश, हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हमारे यहाँ तो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रख रही थी उस समय। ठीक है, तो इसलिए उस उनके हिसाब से ये डिवाइडेशन सही नहीं था। द टर्म मिडविल वाज यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। और मिडविल पीरियड मतलब को डिस्क्राइब किया है, उस समय उनके तो डेमोक्रेटिक था, तो हमारे तो मतलब डेमोक्रेटिक, हम कुछ पता ही नहीं था डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी, कहीं कोई डेमोक्रेटिक नहीं, कोई लिबरल नहीं। हाउ एवर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म एज मॉडर्न। ठीक है, और ब्रिटिश टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम को तो मॉडर्न पीरियड कहा ही नहीं जा सकता, कहीं से भी नहीं कह सकते थे। क्यों, मॉडर्न कहाँ से होंगे, क्योंकि हम तो गुलाम थे अंग्रेज़ों के। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा तो सारा अंग्रेज़, वो ब्रिटिश जो थे वो उठा रहे थे इस चीज़ का, तो मॉडर्न कहाँ से हुए। इंडियंस वर डिनाइड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्योंकि इंडियन तो लड़ रहे थे किसके लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए तो लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे। ठीक है, फ्रीडम के लिए। तो देयर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि भारतीयों को तो किसी तरह की जो गवर्नमेंट सर्विसेज में शामिल नहीं किया जा रहा था, उनके साथ तो इतना भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया था, धीरे धीरे फ्रीडम की के लिए लोग खड़े होने शुरू हो गए थे, आज़ादी के लिए। देयर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं थी। एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डेक्लाइंड रैपिडली, और भारतीय जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रही थी, डेक्लाइन की ओर जा रही थी। दस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल। ठीक है, तो इस पीरियड को क्या नाम दिया गया, कॉलोनियल पीरियड दिया गया। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशिक, मतलब दूसरे जगह के लोग यहाँ आकर, उस जगह पर आकर अपना राज करें, जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, उस समय भारत को कॉलोनियल ही कहा जाता था। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनाइजेशन, कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। देखो, कॉलोनाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड। कि कॉलोनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे सेंट्रल सिस्टम, जो केंद्र, जहाँ मतलब मेन जो सेंटर पावर है, डोमिनेट द सराउंडिंग लैंड, जो मतलब चारों तरफ की कोई भी, मतलब बाहर से कोई भी आके क्या करते थे कि उस पूरा जो मेन सेंटर है उस पे आके रूल करना, वहाँ पूरी चारों तरफ की भूमि पे कब्जा करना। एंड इट्स कंपोनेंट्स, कॉलोनाइजेशन रेफर स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं, हम पे जो कोई किसी पे रूल कर रहा है, जब बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मतलब उनका स्ट्रिक्टली माइग्रेशन, उनका आकर यहाँ बस जाना। फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मान लो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनीज सेट होती हैं, बाहर से कोई आ रहे हैं ट्रेडिंग पोस्ट के लिए या प्लांटेशंस के लिए, मतलब अपना बिजनेस जमाने के लिए। वाइल कॉलोनाइजम टू एग्जिस्टिंग इंडिजियस पीपल ऑफ स्टेट न्यू टेरिटरीज, और यहाँ आकर वो अपनी नई टेरिटरीज बना रहे हैं। ठीक है, कोई बाहर से, मान लो हम ही हैं कहीं पे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, काम की है, जैसे यहाँ नहीं है कुछ जॉब, अच्छा सोचते हैं कि बाहर विदेशों में ज़्यादा अच्छा काम है, बाहर जाके अपना सेटअप करेंगे। इस तरह से कोई भी लोग हमारे यहाँ जब आके दूसरे लोग सेटअप करते हैं, हम पे रूल करना शुरू कर दे, धीरे धीरे अपनी न्यू टेरिटरीज बना ले, तो वो कॉलोनाइजेशन हो गया। कॉलोनाइजेशन वॉज लिंक्ड टू द स्प्रेड ऑफ टेंस ऑफ मिलियन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। इससे क्या हो गया कि धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप के जो बहुत सारे धीरे धीरे स्टेट्स, यहाँ लोग हैं, आने शुरू हो गए ऑल वर्ल्ड से। ठीक है, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, ब्रिटिश भी ऐसे ही तो आए थे इंडिया में, ब्रिटिश को यहाँ रूल करने के मकसद से थोड़ी ना आए थे। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से ही एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे एक अट्रैक्टिव प्लेस रही है, कि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, जो बिजनेस के अकॉर्डिंग या व्यापार ट्रेड के अकॉर्डिंग देखे तो। सून दे आर फैसिनेटेड विद द वेल्थ, दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन।
भाई आए तो वो ट्रेड के लिए थे, व्यापार के लिए थे, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी धन संपदा देखकर वो लोग फैसिनेट हो गए और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। देयर प्लान्स इन्वॉल्व्ड यूजिंग एज ए फीडर कॉलोनी फॉर देयर ओन फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बैक टू ब्रिटेन। मतलब उन्होंने धीरे धीरे क्या समझना, यहाँ पे जो हर तरह की चीज़ें थी, जैसे कपड़े वगैरह देख लो, जैसे सिल्क है या कॉटन है, बहुत अच्छा था, और इसके अलावा बहुत सारे स्पाइसेस मसाले जो है, ठीक है। तो इन लोगों ने धीरे धीरे सोचा कि यहाँ तो सस्ते में यहाँ से ख़रीद लेते थे, फिर बाहर की अपनी जो कंट्रीज़ में जाके महंगे दाम पे उसको बेच देते थे, ठीक है। इसलिए उनको क्या होता था, प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फिर कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी यहाँ पे, और जो इकोनॉमी कमा के पैसा कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन। देन दे की फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। धीरे 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 इसमें बहुत लंबा टाइमिंग लगा था। धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, इंडिया को होल्ड करना शुरू कर दिया, एक से दूसरी जगह धीरे धीरे ज़मीनें खरीदनी स्टार्ट कर दी, मतलब होल्डिंग स्टार्ट कर दी, रूल करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश रूल ब्रॉड चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जब आता है हमारे यहाँ, तो अपने साथ अपने कस्टम्स भी लेके आता है, ठीक है, अपना कल्चर भी लेके आता है, उसकी हर तरह की खाने पीने की भी हो, रहना सहना भी, उसका कोई भी मतलब उसका ड्रेसअप हो, हर चीज़ हम लोगों को इफेक्टेड करती है। तो वॉल्यूज़ जब जो भी उनकी वैल्यूज़ थी, टेस्ट, कस्टम से प्रैक्टिस थे, तो ये सब क्या थे, उनके साथ साथ यहाँ पे अपने साथ लाने लग गए। ठीक है। तो ये तो बच्चों आज हमने ये डिस्कस कर लिया इसके बारे में, पीरियडाइजेशन और कॉलोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।